कोई ऐसा मनन कुछ कह रहे हो? हम्म। मनन कुछ कह रहे हो? नो सर। नहीं, ठीक है। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। और मैंने जहाँ तक शुरू ख़त्म किया था तो वो टॉपिक का नाम था अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप लोगों ने जो पिछली क्लास है उस क्लास में क्या सीखा है, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ और आप कितना उसको ले पा रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती है। और देखो, अगर तुम क्लास में पूरा ध्यान रखते हो और क्लास में बहुत ध्यान रखते हो, प्लस जो चीज़ों को मैंने बताया अगर उस चीज़ों को करते हो तो शायद दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर मतलब आप नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, होगी। ठीक है। मैं क्लास वहीं से शेयर करके जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक है यहाँ पे जहाँ पे हम टॉपिक थे उसी टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। टॉपिक है कुछ बेसिक टॉपिक, शॉर्ट में उसको डिटेल करते जाते हैं। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पहले से डिस्कशन हो चुका है। अभी की क्लास शॉर्ट क्लास होगी, क्लास लगभग 1 घंटे का ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी लेट कर चुके हैं और कल क्लास सुबह भी करना है। तो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। रीजन, दो तीन रीजन है। रीजन, पहला रीजन यह है कि इनसाइड ए कंडक्टर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। गॉस थ्योरम के हिसाब से अगर किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आपने यहाँ ई डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट आप करते हैं तो इनसाइड ए कंडक्टर जो है चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ई इक्वल टू जीरो हो जाता है। एक पॉइंट आ गया। दूसरा, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होता है। कोई भी आप कंडक्टर लेते हैं और ये चार्ज कंडक्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर होगा उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इसके एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि अगर ये इसके कुछ एंगल बनाते हैं तो इसके एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा का कंपोनेंट होगा। तो ये तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ई कॉस थीटा का जो कंपोनेंट है वो जीरो है। ई कॉस थीटा का कंपोनेंट जीरो है। कैसे जीरो है? क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं, अगर क्यू चार्ज होगा तो क्यू ई एक फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के बाद उसको मूवमेंट होना चाहिए। फोर्स लगने के बाद मूवमेंट होना चाहिए तो मूवमेंट नहीं होता है। इसका मतलब फोर्स क्यू ई कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है। क्यू ई कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये यहाँ पे निकालते हैं कि अगर क्यू ई कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब कॉस थीटा जो है वो 90 है। कॉस थीटा जीरो है तो थीटा इज 90 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू डीएस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया। अगला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसेप्ट के हिसाब से देखने में स्टेटमेंट छोटा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पॉइंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आपके कंसेप्ट या कुछ क्वेश्चन जो आपके पहले नहीं हुए होंगे क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई सरफेस लिया, इस सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज क्यू है या बाहर कोई चार्ज क्यू है, अंदर या बाहर कोई भी, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल अंदर में होगी। तो जो भी पोटेंशियल की समथिंग वैल्यू होगी, वो पोटेंशियल की वैल्यू अंदर में जो होगी वही सरफेस के ऊपर सेम वैल्यू होगी। इवन
आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर होता है और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो सेंटर पे कुछ और आर होगा, सरफेस पे कुछ और आर होगा। तो क्या ये सर पॉसिबल है क्या कि डिफरेंट आर होने के बाद भी पोटेंशियल सेम होगा? तो यस, ये स्टेटमेंट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड अंदर में भी n हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। ये जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट ऐसा मत समझना कि हैंड रिटन है तो अपने मन से लिखा हुआ है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर जो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की लाइन है। मुझे सिर्फ उसको जस्टिफाई करना है और आपको समझना है। अभी मैं इसके बेसिस पे, अभी थ्योरी के बाद हम कैपेसिटर शुरू करने से पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है, जिसमें इस पॉइंट को क्लियर करेगा। फिर है सरफेस डेंसिटी इज चेंज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट। चलो ये तो कुछ और पॉइंट है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, वो किसी भी सरफेस के ऊपर अगर चार्ज पार्टिकल है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। उसके बाद एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एक चीज और, मैं जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड में बोलता हूँ और स्पीड में चीजें को समझाता हूँ। हो सकता है आप किसी स्टूडेंट को ये चीजें प्रॉब्लम कर रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, या सब कुछ को नहीं आ रहा, तो आप उस चीज को बोल देंगे, मैं स्पीड को स्लो डाउन कर दूंगा, स्लो डाउन कर दूंगा। मैं इसीलिए भी स्पीड समझता हूं क्योंकि ये सब टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर भी दिक्कत होगी तो मैं उसको स्पीड स्लो कर दूंगा। कोई चीज को रिवीजन करनी है, रिपीट करनी है तो आप बता देंगे। फिर हम आगे लिखें, कंसीडर ए कंडक्टर विथ ए कैविटी विथ नो चार्ज इनसाइड, कैविटी इनसाइड। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एनी स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, प्रोटेक्शन ऑफ एनी स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। इसमें कहा कि अगर कोई कैविटी होती है, अगर कोई कैविटी होती है, ये कैविटी है, इस कैविटी कंडक्टिंग कैविटी है, ये यहाँ पे ये कंडक्टिंग कैविटी है, इसके अंदर जो ये पोर्शन है यहाँ पे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर कोई चार्ज सेंसिटिव डिवाइस अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वही यहाँ पे लिखा है, कंसिडर ए कंडक्टर विथ ए कैविटी विथ नो चार्ज इनसाइड, द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज जीरो, show it is shielded means protected from external electric field। इसके ऊपर एक और पॉइंट आता है कि आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं बोलता हूं, वी आर सेफ, वी आर सेफ वेयर इनसाइड, इनसाइड अ बस और कार ड्यूरिंग लाइटनिंग, ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होती है, थंडर होती है, जो क्लाउड में होती है, जो लाइटनिंग गिरती है अर्थ पे कभी कभी, जिसमें बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं, कुछ मकान में आग लग जाती है, टूट जाता है, पेड़ सूख जाते हैं, ऐसा सुना होगा। तो कहता है वो हमारे हमारे को भी डर रहता है, जब हम ओपन एरिया में होते हैं तो हमारे ऊपर भी लाइटनिंग गिर सकता है, ऐसा डर रहता है। तो कहता है कि जब हम बस के अंदर होते हैं या कार के अंदर होते हैं, तो बस और कार एक मेटल बॉडी है और उसके अंदर हम बैठे हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है इसके हिसाब से कि वी आर इनसाइड ए कैविटी ऑफ कंडक्टर। तो हम अंदर बैठे हुए हैं, तो अंदर बैठे हुए अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं इस कंसेप्ट के हिसाब से। और किसी भी बिल्डिंग को सेव करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का यूज होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग को ऊपर, टावर के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर में क्या होता है, जो बिल्डिंग के टॉप ऊपर में एक टावर लगाते हैं और वहां से एक थिक वायर, थिक मेटल, नॉट ए वायर, वायर तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी, एक थिक मेटल रॉड को ऊपर से लेके, बिल्डिंग के टॉप से लेके बिल्डिंग के अर्थ तक ले जाते हैं साइड से, और उसको ग्राउंडिंग करके एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो डाल देते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर 10-12 फीट की एक कॉपर की मोटी सिलेंड्रिकल पाइप होती है। इससे क्या होता है कि उसके ऊपर जब चार्ज क्लाउड, उस बिल्डिंग के ऊपर क्लाउड जब आसपास में घूमता है तो उस क्लाउड के ऊपर जो चार्ज होता है उसको डिस्चार्ज कर देता है, जिससे क्लाउड की पोटेंशियल डाउन हो जाती है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अर्थ और क्लाउड के बीच में जो होता है, जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अर्थ और क्लाउड के बीच में होता है वो खत्म हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। फिर है
अब यहाँ पे ये कैविटी का जो हमने पहले बताया उसी का दूसरा एग्जांपल उसी का है। ये मेटलिक कंडक्टर है, आप देख रहे हैं, अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट ये चीज बता रहा है। अब यहाँ पे कैपेसिटर शुरू होने वाला है, तो कैपेसिटर का यहाँ सिंबल दे दिया गया है। कैपेसिटर आप जानते हैं, दो प्लेट बनाते हैं, इधर इधर बनाते हैं कैपेसिटर को, और भी कई डायग्राम बनाते हैं। मुझे कोई डायग्राम बनाना हो तो मैं कुछ इस टाइप से प्लेट करके भी शुरू में कैपेसिटर को समझा देता हूँ। इस टाइप के प्लेट बना के, इस पे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसे करके इसके बीच में कैपेसिटर बनाते हैं। कुछ बुक में इस टाइप का भी डायग्राम होता है कैपेसिटर, ध्यान रखिए, कुछ बुक में ऐसा भी डायग्राम होगा। तो ये एक सभी की सभी कैपेसिटर है। और आप जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर में और रेसिस्टेंस में एरो लगा देते हैं। एरो का मतलब ये हो जाता है वेरिएबल, चेंज कर सकते हैं। जैसे बैटरी है, ये बैटरी है, बैटरी में ऐसे लगा दिए तो इसका मतलब वेरिएबल बैटरी हो गया। आप पोटेंशियल चेंज करते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस। रेसिस्टर्स के रेसिस्टेंस में भी आप ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब होता है रेसिस्टेंस वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताए थे, अभी मैंने यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कशन किए हैं, इसमें कोई स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि मैं एक बार उसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में या बोल के या करके मुझे बता दो, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैंने अभी कमिटमेंट किया था कि कैपेसिटर से पहले मुझे पोटेंशियल पे ऊपर एक क्वेश्चन बताना है, ताकि उस कंसेप्ट को और क्लियर हो जाएगा। तो उसको क्लियर करने से पहले जो आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछिए। हम आपका वेट कर रहे हैं। किसी को डाउट नहीं है या पूछने में कोई झिझक है? चलिए, कोई बात नहीं, मैं आगे की चीज़ बताता हूँ। मुझे एक छोटा सा फीडबैक चाहिए अभी। मेरी किसका क्लियर है? ठीक है, ओके। हाँ, मुझे एक फीडबैक चाहिए। जो मेरी साउंड की क्वालिटी जो आपके पास पहुंच रही है, साउंड की स्पीड जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक स्पीड पे, एक पहला क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड पे, और दूसरा क्वेश्चन है वॉइस क्लैरिटी में। इसमें आउट ऑफ 5 एक स्पीड का है, जो पहला नंबर स्पीड का है, और दूसरा नंबर वॉइस क्लैरिटी। इस दो के बारे में 5 में से आप रेटिंग कर दीजिए सभी कोई। वॉइस क्लैरिटी एंड साउंड, मतलब हमारी स्पीड ऑफ टीचिंग। एक बार रेटिंग कर दीजिए चैट बॉक्स में। मुझे बुरा नहीं लगेगा जो भी रेटिंग देंगे, क्योंकि मैं उसमें कोई गड़बड़ी है तो मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जी वॉइस की क्लैरिटी 1 पॉइंट है और दूसरा स्पीड है, दूसरे नंबर पे स्पीड है। स्पीड ठीक है, कम है, ज़्यादा है, तो आप या 1 2 3 में ही बोल सकते हैं। चलो जी, ठीक है। वंशिका, मनन, कृतिका, ठीक है। देखो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना, ध्यान रखना, मेरा पर्पस क्या है कि पढ़ाने का है और अच्छा पढ़ाने का है। तो कई बार हो सकता है कि किसी वजह से कोई स्पीड हमने बढ़ा दिया, कम कर दिया, कोई बच्चे को अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो मुझे इसलिए अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ जो आपके लिए ठीक हो, तो इसके लिए आपका फीडबैक मुझे चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कृतिका, वॉइस के बारे में मनन बता रहा है बिट क्रैक की। मनन, देखो ऐसा है कि अभी आप जहाँ पे है ना, मुझे जो लग रहा है, अभी इन बच्चों ने ऐसे, जहाँ पे मेरा वाईफाई है उस जगह से मैं थोड़ी दूर हूँ। थोड़ी दूर का मतलब कितना होगा? लगभग लगभग 10 12 फीट की दूरी पे हूँ, जहाँ पे मेरा वो सेटअप बॉक्स लगा है भाई, इसका वाईफाई का। तो कृतिका भी 4/5 वॉइस में बोलती है, स्पीड ठीक बोल रही है।
तो साउंड में कल जो हो सकता है मैं एक डिवाइस चेंज करके पढ़ाऊँगा, तो कल के बाद भी एक फीडबैक हम ले लेंगे और माइक की क्वालिटी हमारा कल थोड़ा अलग होगा। तो एक बार कल भी फीडबैक देखेंगे। अगर आप लोग को ठीक लग रहा है तो जो सुधार हो सकता है हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक्स। अब मैं अगेन पॉइंट पे आते हैं। जो मैंने कहा था एक क्वेश्चन हम लेंगे, पोटेंशियल वाले ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे। तो देखो, मैंने ये टॉपिक इस पे कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। इस टॉपिक के ऊपर मेरा एक न्यूमेरिकल लेना था, और ये न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको भी लगेगा, अरे सरप्राइज लगेगा, क्योंकि आपने अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं तो ऐसे न्यूमेरिकल जरूर आपको कहीं ना कहीं मिले होंगे। मैंने पहले उस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। कंसेप्ट हमारा क्या है, अगेन रिपीट करता हूँ। कंसेप्ट ये कि मान लो कि मैंने किसी टाइप का सरफेस लिया और इस सरफेस के चार्ज आइदर इनसाइड है या आउटसाइड है। तो चार्ज मान लो कि मैं आउटसाइड ही लेता हूँ, तो इसकी रेडियस आर है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल होगी, जनरल फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल होगी। ये पोटेंशियल कहाँ पे होगी? ये पोटेंशियल ओ पॉइंट पे भी होगी, ये पोटेंशियल ए पे भी होगी, ये बी पे भी होगी और ये सी पे भी होगी। और सरफेस के हर एक पॉइंट पे, अभी मैं ब्लू कलर से कुछ पॉइंट बताता हूं। इसका मतलब जो स्टेटमेंट बोला गया, वो स्टेटमेंट के हिसाब से हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल यही होगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ये होगा, ये है। इसीलिए हाँ, आउटसाइड की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ आउटसाइड की बात करते हैं और ये रेडियस ये है, तो आउटसाइड का पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं। तो डी पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। ऑटोमेटिक मैंने पहले लाइन में पोटेंशियल में आर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं किया। इवन ए की जो डिस्टेंस है वो अलग है, बी की डिस्टेंस अलग है, तब पर भी ये लेस देन आर है, आर वन आर टू लेस देन आर है। तो ऐसा नहीं कि ए पे के क्यू बाई आर वन पोटेंशियल नहीं होगा, बी पे के क्यू बाई आर टू पोटेंशियल नहीं होगा, डिस्टेंस कम है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ भी के क्यू बाई आर होगा पोटेंशियल, यहाँ भी पोटेंशियल के क्यू बाई आर होगा। जैसा कि स्टेटमेंट है, सेंटर पे और सरफेस पे और इसके विद इन में सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। आउटसाइड इट विल डिक्रीज, जैसा कि मैंने यहाँ पोटेंशियल एट डी बताया है। इसीलिए पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का अगर यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी ग्राफ होता है, वो ग्राफ इस टाइप से होता है। अब इंट्रेंस में ग्राफ का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पोटेंशियल ले लो और ग्राफ ले लो, तो यहाँ ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टरवाइड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यस, तो यहाँ पे v इज इनवर्सिबल टू r है, और यहाँ पे तो v है ही कांस्टेंट, तो ये ग्राफ बनता है, इसीलिए ग्राफ बनता है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको याद है कि कुछ ग्राफ मैंने ऐसे करके और ऐसे आउटसाइड इनसाइड का बनाया था। एक केस में जहाँ पे पोटेंशियल अंदर जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हाँ यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक ग्राफ ही नहीं बना था, ऐसा ग्राफ बन गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, यहाँ इनवर्सिबल टू आर स्क्वायर था, यहाँ ई इज डायरेक्ट टू आर था। तो ये देखो, ये जो पोर्शन है, जो शुरू का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये सब इनसाइड का है और ये भी इनसाइड का है। तो इनसाइड में ग्राफ यहाँ देख रहे हैं पोटेंशियल कांस्टेंट है और यहाँ ये चीजें बताया गया है। अब इसके ऊपर चूंकि मुझे कंसेप्ट बताना है, तो साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। वो न्यूमेरिकल क्या है वो भी देखिए, ये आपको नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर साथ साथ नोट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, इतने में आप नोट कर लो, फिर मैं आगे का टॉपिक लेता हूं। आगे का टॉपिक क्या, न्यूमेरिकल ले लेंगे एक और।
एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा, नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने को देखने को मिलेगा। तो देखिए, देखिए, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए बी सी। देखो, मुझे क्वेश्चन जो क्या है बताना मुझे याद है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ए इसकी रेडियस, ए सरफेस है, बी रेडियस, बी सरफेस है, सी रेडियस एंड सरफेस इज सी, सेंटर एच ओ। ये डायग्राम बना लीजिए। ए बी सी सरफेस पे इवन ओ भी लिख लो। ए बी सी के सरफेस के अलावा आप ओ लिखोगे, ए लिखोगे, बी लिखोगे एंड सी लिखोगे। 4 बार मुझे पोटेंशियल निकालनी है। इसमें मैं चाहूं तो इस ए बी सी पे चार्ज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, Q1 Q2 Q3, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने के हिसाब से, ताकि एंट्रेंस पर्पज से लिए परफेक्टली भी सेट हो जाए, मैं यहां पे प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा, सॉरी, यहां सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 कर देता हूं। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 हो जाएगा। सबसे पहले इसकी सभी की इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालिए। जैसे इंडिविजुअल पोटेंशियल, मैं वी ए की इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, के Q1 बाई ए होना चाहिए। तो और Q1 अभी हमारे पास नहीं है, तो जैसा कि Q1 कितना हो जाएगा, Q1 1 मैं ए के लिए मानता हूं, 2 बी के लिए और 3 सी। तो Q1 की वैल्यू होनी चाहिए सिग्मा 1 इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, और Q2 के लिए होना चाहिए सिग्मा 2 इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, एंड Q3 के लिए होना चाहिए सिग्मा 3 इंटू 4 पाई सी स्क्वायर। मेरे को लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब यही फॉर्मूला हो जाएगा के सिग्मा 1 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए। वी बी होना चाहिए के सिग्मा 2 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी होना चाहिए, और सी के लिए होना चाहिए के Q3 सॉरी सिग्मा 3 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी होना चाहिए। ये इंडिविजुअल वैल्यू है, अभी नेट नहीं हो रहा है, नेट नहीं है। आप लोग इसको नोट करते भी जाएंगे, समझते भी जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जेई मेन में इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जा चुका है, और नीट में भी क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ इसमें होंगे। सीबीएसई में इसमें क्वेश्चन नहीं के बराबर होते हैं। तो ये अभी आपने यहां पे देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें को कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लो। अब मैं ओ पे बात करता हूं, मतलब ओ पे नेट पोटेंशियल की बात करता हूं। ओ पे देखो, पहले तो जैसा कि मैंने बताया ए के, देखो ओ रूल क्या था, जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल इनसाइड और सेंटर पे होता है। इसका मतलब ए का इनसाइड सेंटर है, तो वही पोटेंशियल वी ए की वैल्यू होगी, और वो ओ बी का भी इनसाइड है, तो बी का भी वैल्यू वहां पे नेट आ जाएगा और सी का भी नेट आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये तीनों को ऐड हो जाएगा। तो मैं यहां पे कुछ चीजें कॉमन लेते हुए जवाब दे देता हूं। तो के और 4 पाई तो कॉमन मुझे हर जगह दिख ही रहा है। तो पहले सिग्मा 1 बाई ए प्लस सिग्मा 2 बाई बी प्लस सिग्मा
3/c। ये ऑप्शन हो गया सेंटर पे। और मैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन वी ए सरफेस, वी ए एस का मतलब हुआ पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ए, तो ये भी सेम वैल्यू हो जाएगी जो ऊपर वाला है हमारे पास, के 4 पाई σ1/a σ2/b σ3/c हो जाएगा। अब मैं बी के सरफेस के ऊपर बात करता हूं, बी के सरफेस के ऊपर, वी बी सरफेस पे देखो, बी की तो खुद की वैल्यू होगी होगी, तो बी की खुद की वैल्यू अपनी, पहले बी की वैल्यू वैल्यू तो बी की वैल्यू प्लस वो सी के इनसाइड पड़ता है, तो देखो इनसाइड में तो सेम वैल्यू होती है, तो वी सी की वैल्यू होगी। प्रॉब्लम आती है बी जो है ए का आउटसाइड है, ए का आउटसाइड है, तो आउटसाइड में सेम पोटेंशियल नहीं होता, तो वहां पे पोटेंशियल में क्या करेंगे, के अंदर का चार्ज मतलब Q1 अपॉन डिस्टेंस बी का, ये ऐड हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो वी बी तो हम निकाल चुके हैं, के σ2 4 पाई/b के σ3 4 पाई/c प्लस के 4 पाई a² बाई b, क्योंकि अंदर का चार्ज और बाहर का डिस्टेंस। अब इस सभी चीजें आप लोग को समझ में आया है, पहले तो नोट कर लो, किन्हीं को यहां तक डाउट है तो पूछो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और डाउट नहीं है तो आप क्लियर मैसेज करेंगे क्लियर है। और जो सी का पोटेंशियल है, सी के सरफेस से आप लोग को निकालना है। ये कंसेप्ट को आप 2-3 बार इस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, बट ये ऐसा कंसेप्ट है जिससे भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी ये क्लियर हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सर यस। सर ये आपने जो के σ1 4 पाई a² अपॉन a आपने a कैंसिल किया है ना, हाँ कैंसिल किया है। तो जो a होगा वो ऊपर नहीं आएगा, अपॉन में कैसे आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो ऊपर है ना। हाँ तो ऊपर ए तो आएगा ना। किसके लिए बात करते हैं, लास्ट, इस लास्ट पॉइंट के लिए, इसके लिए बात कर रहे हैं जहां पे मैंने सर्कल किया नहीं, उसके लिए। अ, जब आपने ये वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी किया है, हाँ पहली लाइन, हाँ। तो इसमें ये नीचे डिनोमिनेटर में कैसे है ए बी सी, अच्छा सॉरी क्योंकि a कैंसिल है ठीक ना। है, सॉरी, हाँ ठीक है, राइट, यू आर राइट। ये हमारी मिस्टेक है इसमें, ये सब ए ऊपर होगा, ए बी सी, यही कह रहे हो ना। हाँ जी सर। ठीक है, राइट। देखो मैं इस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया था, सही पकड़ा, हाँ। ये दूसरे वाले में भी सेम चीज़ें रिपीट होगी, ये नहीं होगा, ये ए बी सी ऊपर होगा, ठीक है। और यही मिस्टेक रिपीट यहाँ भी हो गया है, तो बी सी। लेकिन इसका लास्ट पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, जो मैंने सर्कल किया है लास्ट में, इसमें गलती नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? सी पे निकालिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो सी पे बताइए। देखो कितनी छोटी सी माइनर मिस्टेक था, मैंने ऊपर का नीचे का स्पीड में करते चले गए।
सी पे कर रहे हैं आप लोग? ये सी पे कर रहे हैं? बोल नहीं रहे आप लोग? यस सर। ठीक है, कर रहे हैं ना? हाँ, देखो सी पे बहुत सिंपल सा है। सी का खुद की वैल्यू तो वीसी वाला रहेगा। अब वो बी और ए का आउटसाइड है, तो मुझे लिखना चाहिए बी के लिए के क्यू टू बाई सी प्लस के क्यू वन बाई सी। ये जवाब है। यहाँ पे क्यू सिग्मा वन और के सिग्मा नहीं लिखना चाहिए, के क्यू टू और क्यू वन लिखना चाहिए। और आगे बढ़ोगे तो के सिग्मा थ्री 4 पाई सी प्लस के 4 पाई क्यू टू में सिग्मा टू बी स्क्वायर बाई सी प्लस के सिग्मा वन 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी। ये ऑप्शन हो जाएगा। यस, क्लियर है? किसी को कोई यस। डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, ये थोड़ा कंसेप्ट है ये। कृतिका, आप मैसेज डाल दो। एक मिनट। अच्छा, मैसेज आया हुआ है, मैं देख नहीं पाया था। अच्छा, मैसेज, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कैपेसिटर पे आता हूँ। कैपेसिटर में क्या कंसेप्ट है, मैं सीधे फॉर्मूले वाले पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते चला जाता हूँ। देखो, बेसिक है कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं, देख रहे हैं आप। प्लस चार्ज है एक प्लेट पे, प्लस क्यू बोल सकते हैं। दूसरे पे माइनस क्यू बोल सकते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। इसके बीच में जो परमिटिविटी होगी, उस परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी, जिसको मैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट भी बोलूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में होती है। ज्यादा रूल में हम नहीं जानते, फिर भी पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, दोनों के बीच के डिस्टेंस डी हो गया। इसमें जो क्यू है, सिग्मा है, वो क्यू बाई ए होता है। तो क्यू बाई ए यहां पे कर रहे हैं, क्यू बाई ए वी की वैल्यू। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, क्यू बाई वी। और तो इसी में सी इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो यहाँ पे क्यू बाई वी की पूरी वैल्यू पुट कर दिया गया है, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल वैंसिल होके सी का वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आता है। सी इज कैपेसिटेंस, ए एरिया ऑफ प्लेट, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, डी इज सेपरेशन। कब? बीच में जब एयर होगा तो। अगर ये अनदर मीडियम हो गया तो सी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी कर सकते हैं, या आप उसको सीधा ए एप्सिलॉन बाई डी कर सकते हैं। इसको सी नॉट मान लो। मीडियम अपॉन एयर की वैल्यू को डिवाइड करोगे, ये मीडियम है, कोई अनदर मीडियम है प्लेट के बीच में, तो उसके लिए आपने लिया है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, जिसको एप्सिलॉन आर या के कर देंगे। के को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं।
यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक छोटा सा टर्म है, इस टर्म को समझना है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, ये मतलब बहुत रेयर यूज होने वाला है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहां गलती हो जाएगी आपसे। मैं थोड़ा आप सभी कोई जो बच्चे हैं, फिजिक्स के हिसाब से, एंट्रेंस के हिसाब से आप लोगों की मैच्योरिटी भी है। आप लोगों में कुछ स्टूडेंट ड्रॉप भी लिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सोच के बताना। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल में क्या रिलेशन है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो क्या फोर्स लगता है? लगता है, F=Q। और फोर्स लगने से उस चार्ज पार्टिकल पे एक्सलेशन होगा, बिल्कुल होगा, कोई डाउट नहीं है। F=ma, ma=QE, फोर्स लगता है, मैंने पढ़ा है। उस फोर्स लगने से, एक्सलेशन लगने से चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा, बिल्कुल होगा जी, एक्सलेशन लग मूवमेंट होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि मूवमेंट हो सकता है वो चार्ज पार्टिकल किसी चीज के साथ टाइटली बॉन्डेड हो। टाइटली बॉन्डेड हो तो उस कंडीशन में वो नहीं भी हो सकता है। फिर क्या करना चाहिए? कहता है, it is maximum value of electric field that can be safely applied across the dielectric without electric breakdown। ये इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, आपको मालूम है कि जो एयर है, एयर के अंदर भी चार्ज पार्टिकल होते होंगे, मॉलिक्यूल्स है, हवा है, टकराती रहती है। जब ऊपर क्लाउड में आंधी की वजह से चार्ज पार्टिकल बन जाता है, चार्ज स्टोर हो जाता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है और अर्थ और उसके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो जाता है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, तो एयर में भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। और चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगना चाहिए। कहता बिल्कुल लगता है। तो कहता है कि लेकिन छोटे मोटे इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां ध्यान देना, अगर आपने घर में जो प्लग होते हैं, पिन होते हैं, प्लग पिन जिसमें आप चार्ज वार्ज करते हैं, तो उसमें जहां पे आप पावर प्लग लगाते हैं तो एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव पोटेंशियल होता है और दोनों के बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ऑटोमेटिक वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है दोनों के बीच में। और जब आप उसमें कोई चार्जिंग प्लग या कोई भी टीवी का प्लग, एसी का प्लग लगाते हैं तो उसके थ्रू चार्ज का फ्लो होता है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वेयर देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने पढ़ा है E=dV/dr। डीवी तो है ही ना, श्योर है ना। आपके घर में 220 वोल्ट आ रहा है, एक में 220, तो इलेक्ट्रिक तो है ही, और डिस्टेंस भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर में उसके अगल बगल में चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगाता है क्या? लगाता है फोर्स, लेकिन उसकी वजह से चार्ज मूव नहीं करता। तो यहां पे कहा गया कि कुछ जो हमारा एयर है ना, एयर की भी एक कैपेसिटी है, वो छोटे मोटे इलेक्ट्रिक फील्ड में एयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो उस इंसुलेटिंग, जो एयर इंसुलेटिंग है, एज ए कंडक्टिंग बिहेव करने लगता है और एयर में ही इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और एयर में ही करंट का फ्लो होने लगता है विदाउट कंडक्टर। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए। जो आप फिगर में यहां पे देख रहे हैं, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। मतलब कितना हो गया? 30 लाख वोल्ट है। अगर 30 लाख का वोल्टेज दे दिया जाए तो एयर में करंट हो जाएगा अपने आप, कोई कंडक्टर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एयर तो आयोनाइज रहता ही है। और भी एक बार बताओ, आप लोगों ने जो पावर लाइन देखा होगा, बड़े बड़े टावर होते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची वायर होती है, जब आप हाईवे से कहीं जाते हैं तो वहां उसके आसपास 10 मीटर की दूरी पे जाना मना कर दिया जाता है। 10 मीटर या 10 फीट की दूरी पे मना कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ लाखों में ऑलरेडी वोल्टेज वहां पे होती है, और अगर आसपास में कोई 10 फीट के अंदर आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के बाहर 10 फीट एरिया में घूमती रहती है, आदमी मर जाता है वहां पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
10 फीट काफी बड़ा होता है। आपके घर की जो ज्यादातर लंबाई चौड़ाई 10, 11, 12 फीट की होती है, तो वायर से आप 10 फीट की दूरी पे ही वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि लाखों में वोल्टेज होती है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एयर भी इलेक्ट्रीफाइड होता है विदाउट कंडक्टिंग। तो ये एक कंसेप्ट है। ऊपर लिखा हुआ है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन सेफली अप्लाइड अक्रॉस ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सेफली जितनी भी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसका 10% हम यूज करते हैं, ताकि कोई भी एक्वेरेंस नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, जैसा कि फॉर्मूला है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। तो यहाँ तीन ही टर्म है, एरिया पे कैपेसिटर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम पे डिपेंड करता है, और दोनों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो वही चीज लिखा, एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मीडियम प्लेट एंड इंडिपेंडेंट द नेचर ऑफ प्लेट। ने प्लेट कैसा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ खास टर्म नहीं है। इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम पढ़ चुके हैं। अब बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बताता है कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। पोलराइजेशन है, चार्ज पोलराइज हो जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दिया है, पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो हम पढ़ते हैं परमिटिविटी। एक टॉपिक है यहाँ पे, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट। कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट, यहाँ पे छोटे छोटे दो पॉइंट है, कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंडक्टर यहाँ पे दो दिख रहा है फिगर में, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो चार्ज भी जीरो है यहाँ पे, क्योंकि चार्ज जीरो है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन अगर डी है, इसमें से टी का पोर्शन माइनस हो गया। कैपेसिटर निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है कैपेसिटर इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो चार्ज तो क्यू है, पोटेंशियल को हम ईडी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब यहां पे कहता है कि वही डिस्टेंस मैटर करता जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर दूसरा पार्ट है जो कंडक्टर का पार्ट है, कंडक्टिंग प्लेट का पार्ट है, कंडक्टिंग प्लेट का पार्ट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी करने से कोई फायदा नहीं हो, जीरो ही होगा। तो सिर्फ ये पोर्शन बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी हो गया। सिग्मा की वैल्यू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई टी होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर आप निकालेंगे, मान लो यहाँ कैपेसिटर, तो जैसे कि मैंने बताया क्यू बाई ये हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कैपेसिटर सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आ गया कैपेसिटर। सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आ गया। आप इसको एक बार नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर, अगर इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, जहां पे आप देख रहे हैं इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, सॉरी ये कंडक्टिंग स्लैब के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। क्या होगी देखते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं। इसी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट है, तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। क्यों लिखा गया, टोटल डिस्टेंस टी है, टोटल डी है, उसमें से टी और डी पोर्शन बच गया। एक पोर्शन एयर का है जो देख रहे हैं आप, एयर का है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। दूसरा पोर्शन ई होता है जिसकी वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है, जो यहां पे लिखा हुआ है। पोटेंशियल इक्वल टू दो पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों का डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया गया। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एक की वैल्यू हो रही है, दूसरे की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लगता है। इसको थोड़ा और ब्रेक कर सकते हैं आप, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के टी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, या वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा को क्यू बाई ए कर दो, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया।
कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, क्यू लिखा हुआ टोटल से वी हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आप इसको कैलकुलेशन कर लो ताकि इसकी कंफ्यूजन ठीक रहे, याद नहीं रहे, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल आपको आता है, मुझे बताने की मेरे को लग रहा है जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार डायग्राम बना के लिख लो, आता है तब पर फिर लिख लो, मुझे बताने। सीरीज पैरेलल दोनों ही लिख लो आप। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में चार्ज होता है सेम, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट, पोटेंशियल सेम। पहला पैरेलल में है, चार्ज अलग अलग है, Q1 C1, Q2 C2, Q3 C3, Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3, Q equal to C1 V1, C2 V2, C3 V3, V is common, C1 plus C2 plus C3. Q equal to आप CV लिखेंगे, V C1 plus C2 plus C3, C equal to C1 plus C2 plus C3 आ गया। पैरेलल में पोटेंशियल अलग अलग डिफरेंट C1 C2 C3, चार्ज सेम होगा, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू Q बाई C1 Q बाई C2 Q। कॉमन ले लेंगे Q, ये आ जाएगा वैल्यू। इसको आप लिख लीजिए, मुझे इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा कि जब मैं एक्स्ट्रा इसमें डिटेल करूं, मैं एनर्जी वाले पार्ट पे लूंगा, उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो लेंगे। देखो प्रैक्टिस कर लेना है, प्रैक्टिस करना है, जरूरी है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करेंगे चीजें याद रहेगी, स्पीड फास्ट होगी, ये तो चीजें आती है सभी को, फिर भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, आप भी डायरेक्टली लिख लीजिए। क्यू स्क्वायर बाई 2 से एनर्जी का फॉर्मूला है एक है हाफ CV स्क्वायर और एक है 1 बाई 2 QV, तीनों एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। आगे एक एनर्जी डेंसिटी है 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी U बार कर देते हैं। एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसके बाद अभी हम लेंगे शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर का पार्ट। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हम शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर का पार्ट लेंगे थ्योरी का। क्लास सुबह भी 8:30 से करना है, उसमें आपके कोई डाउट होगा तो लेंगे हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे कल, और कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर, कैसे होगा? शेयरिंग ऑफ चार्ज कैपेसिटर में मान लो एक कैपेसिटर है C1 और C2, इसकी पोटेंशियल है C1 की पोटेंशियल है V1, C2 की पोटेंशियल V2 है। व्हेन दे आर कनेक्टेड,
व्हेन दे आर कनेक्टेड, तो उसकी कॉमन पोटेंशियल हो जाएगी। व्हेन दे आर कनेक्टेड देयर कॉमन पोटेंशियल क्या होगी? C1 की पोटेंशियल V हो जाएगी। वो देखो कनेक्टेड होते हैं ना तो कॉमन पोटेंशियल सेम हो जाती है, मतलब C1 की V C2 की भी V हो जाती है। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना शुरू का पोटेंशियल होता है उतना ही बात चार्ज सेम होता है, चार्ज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व। तो शुरू में है चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2, बात क्या है C1 V प्लस C2 V, तो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 आ गया, ये आ गया। यही चीज यहां पे बताया गया है, चार्ज इज कंजर्व, यही बताया गया है। C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 कॉमन पोटेंशियल। उसके बाद टॉपिक यहां पे लॉस ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी। ऐसा जब शेयरिंग कैपेसिटी करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। तो बिफोर शेयरिंग क्या एनर्जी रहा होगा? देखो पहले मैंने C1 V1 लिया था, C2 V2 लिया था, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर होगा, शुरू का एनर्जी। बाद की होती है हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, V कॉमन है जो आप देख रहे हैं, तो ये U2 1/2 C1 प्लस C2 V2 स्क्वायर, और V की वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2, ये आ जाएगा एनर्जी का। अब यहाँ पे इसे U1 माइनस U2 करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहां लिखा हुआ है। पहली वाली एनर्जी ये थी, बाद की एनर्जी ये था U1 U2, इसमें से U1 माइनस U2 करने के बाद ये आता है रिजल्ट। आप मेथड भी लिख लो और रिजल्ट भी लिख लो, क्योंकि अगर भूल गए रिजल्ट तो मेथड से आप निकाल सकते हैं। मेथड देखने में बड़ा है लेकिन जब न्यूमेरिकल में करते हैं तो कम टाइम में हो जाता है। अभी क्लास इतना ही रखेंगे। कल की स्टार्टिंग जो क्लास होगी करीब शुरू की लगभग 1 घंटे वो न्यूमेरिकल होगी, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी होगा। सुबह का टाइम 8:30 बजे से रहेगा। कुछ बच्चों का स्कूल शुरू हो गया कल से, तो वो मॉर्निंग के क्लास में नहीं रहेंगे, और अभी भी चूंकि क्लास लेट हुआ था तो उनका मैसेज आ गया था, तो आप लोग तो मेरे को लग रहा है आप सभी कोई रहेंगे, आप लोग का ऐसा नहीं है किन्हीं का। तो अब कोई किन्हीं को डाउट है, कोई चीज़ें पूछना है तो पूछिए। कोई चीज़ें कंफ्यूजिंग है, कोई ऐसी चीज़ें है तो बताइए। तो देखो ऐसा क्या है कि अभी आप लोग न्यूमेरिकल की जैसे एक बार थ्योरी की प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जैसा कि मैंने कहा था कि आप 2-2 बार प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूले की लिस्ट बना लेना इस दोनों चैप्टर की। और न्यूमेरिकल चूंकि देखो पहले बार में है, एनसीईआरटी को कर लेना, आप लोग का किया हुआ है, फिर भी कर लेना, दोबारा कर लेना एनसीईआरटी, इसमें कोई कंसेप्ट का डाउट नहीं रहना चाहिए। और जो नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा पढ़ के रखोगे तो मैं स्पीड में करा दूंगा। और एमसीक्यू एक्चुअली आप लोग को मैं भेजा नहीं हूँ,
लेकिन अगर नीट के मैं एक दो PYQ है उसको मैं भेजूंगा, आपके पास बुक है तो उससे भी कर सकते हैं। तो मुझे उससे भी करीब 30 40 50 क्वेश्चन है ना हर चैप्टर से कराना है। MCQ ही है नीट में सारे। तो अभी इतना ही रखते हैं, और अगर कुछ फिर भी डाउट है, कुछ पूछना है अभी, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है और नहीं डाउट है तो फिर क्लास बंद करें। ठीक है, क्लास बंद करते हैं। कल सुबह 8:30 सेम ID पे क्लास चलेगी। क्लास के बीच में वही होगा, 1 घंटे के आसपास हम 1 सवा घंटे के बाद 10 15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर दोबारा क्लास ले लेंगे। ऐसे रहेगा क्लास। क्लास में थोड़ी आज लंबा खींच गया था 12 बजे तक। अगर 8:30 बजे शुरू करते हैं तो मैं 11 सवा 11 तक ख़त्म कर देंगे, 12 तक नहीं खींचेंगे, 11:30 लास्ट रहेगा। क्योंकि टॉपिक ख़त्म करना है, इसीलिए क्लास 2.5 घंटे 3 घंटे तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 3 घंटे हाईएस्ट हो गए। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं बंद कर रहा हूँ।